आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जम्मू में आईडीपीएस में इंटर स्कूल बैडमिंटन मुकाबला सऊदीया के बैनर तले मुनक्किद हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स वजीर सतीश शर्मा बतौर चीफ गेस्ट मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने स्प्लैश एकेडमी और कॉम्बैक्ट एकेडमी विशु हॉल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सतीश शर्मा ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा कि वो आइंदा आईपीएल का इनेकाद करना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में खेलों के शोबे में मजीद बेहतरी लाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। देखो, मैं तो मुबारकबाद दूंगा आपको और सारी स्कूल की आईडीपीएस की मैनेजमेंट को, जो इतना शानदार आयोजन इन्होंने किया, जिसमें लगभग 20 स्कूलों के बच्चे आए, छोटे बच्चे आए हैं और उनमें एक डिसिप्लिन और कंपटीशन की, पॉजिटिव कंपटीशन की भावना पैदा हो रही है। और स्पोर्ट्स तो आज मुझे लगता है देयर इज़ डायर नीड ऑफ स्पोर्ट्स। पहले शायद इतनी नहीं होती थी, हमारे समय में तो स्पोर्ट्स होता था। आज जो बच्चे मोबाइल में चले गए हैं और कुछ आगे जाके गलत चीज़ों में मुलव्वस हो रहे हैं, तो यहाँ का डिसिप्लिन उनको पूरी उम्र ताउम्र याद रहेगा और बाकियों को मदद करेगा। आईडीपीएस की तमाम मैनेजमेंट को, जो सहोदे के तहत इन्होंने शुरू करा है, दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई कंग्रेचुलेट एंटायर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एमडी सर, मालू मैम, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जितने भी हैं सारे बेहतरीन, और मैं तो बड़ा खुश हूँ। और जिस तरह से यहाँ पे आपने कॉम्बैक्ट एकेडमी का इनॉग्रेशन किया और स्प्लैश पूल का इनॉग्रेशन किया, खासतौर पर वुशु जो है, वुशु में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनको स्कूल लेवल में जब लेके आते हैं तो कितना ये कारगर साबित होता है। देखो, कल ही मैं उन बच्चों को मुबारकबाद देने गया। वी हैड अ डिनर टुगेदर विद ऑल द पीपल हु गॉट मेडल्स। फिर वहाँ पर हमें एक अच्छा आइडिया दिखा कि वाई नॉट अ वुशु एकेडमी इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके लिए दिल्ली सरकार से, ऑनरेबल सीएम साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना ज़्यादा, मैं चाहता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट्स में, हर पंचायत में मैदान हो, प्ले फील्ड्स हों, चाहे वो दंगल हो वहाँ पर, चाहे क्रिकेट हो, चाहे बैडमिंटन हो। मेरी तो ज़ाती इच्छा है कि अगले चंद सालों में मैं आईपीएल का आयोजन करूँ, फुटबॉल का इंटरनेशनल लेवल पे। अब कोचेस कुछ आए थे, अगले दिन मैं मिला उनको, दे आर कमिंग इन, जो ट्रेन कर रहे हैं हमारे फुटबॉल के लोगों को। उसी तरह फेंसिंग में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जिम्नास्टिक्स में हमारे जम्मू के बच्चे अच्छे कर रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स में कश्मीर के, वो सारी चीज़ें दोनों जगह हों। मैं आपको कहूँगा 117 दिनों में हमारे बच्चे ने स्पोर्ट्स में कमाल किया। इनिशिएटिव आईडीपीएस ने लिया है इन द बैनर ऑफ सहोदया, तो ये कितना बेहतर है और ये हर एक स्कूल को अपनाने की ज़रूरत है आज के समय में। बिल्कुल, हर स्कूल को इसको अपनाना चाहिए और मैं तो चाहता हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसे और ज़्यादा चीज़ें हों ताकि रूरल और शहर के सब बच्चों को इसका फ़ायदा हो। एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे कि जिस तरह से हम देखते हैं मौलाना आज़ाद स्टेडियम के अंदर तादाद खिलाड़ियों की बढ़ती जा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं उसकी कमी रहती है। सिर्फ उस तरीके से नहीं कि वहाँ पे कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, पूरे जब तादाद बढ़ रही है तो वहाँ पे जगह कम पड़ती जा रही है। उसके लिए कोई खास कदम, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि मैं बात करूँगा दिल्ली जाके वुशु एकेडमी एक अलग से हो, क्योंकि हमारे पास इंडिया के कोच हैं कुलदीप हांडू, जो कि बहुत प्लेयर्स को तैयार किया है, बहुत से उन्होंने अर्जुन अवार्डीज तैयार किए हैं और खुद द्रोणाचार्य अवार्डी हैं और पहले द्रोणाचार्य अवार्डी हमारे जम्मू कश्मीर से। तो किस तरह से इन सब कुछ चीज़ों को आपको आने वाले समय में रूट मैप तैयार करके रखा हुआ है? देखो, मैं आपको बताऊं, अब मैं पीछे 4 दिन श्रीनगर था। 15 दिन पहले वाइस चांसलर साहब मिले एयरपोर्ट पे, तो मैंने बोला लेट्स डू समथिंग, और 15-20 दिनों के अंदर हमने इंटर यूनिवर्सिटी फर्स्ट विंटर स्पोर्ट्स का आगाज़ किया। 27 यूनिवर्सिटी के 200 के करीब बच्चे आए थे। अब सोनामर्ग में परसों करके आया हूँ दोबारा से, फर्स्ट टाइम वहाँ स्कीइंग का आयोजन हुआ। उसी तरह हम पीर पंचाल के कुछ एरिया से, बनी बसोली के एरिया से जहाँ पर स्नो है, भद्रवा डोडा के एरिया से, वो अगले साल से विंटर फेस्टिवल के साथ साथ विंटर स्पोर्ट्स का आगाज़ करेंगे। और मेरा विंटर स्पोर्ट्स 22 से 27 भी है। जम्मू के सरहदी इलाके कठुआ से लेकर पुंछ, राजौरी, अखनूर, आरसपुरा तक हम सरहदी खेल गाँव बनाने जा रहे हैं
और एक कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं ताकि जो सरहद के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, उनको मौका मिले। और आई प्रॉमिस यू अगले 4 सालों में, 5 सालों में हिंदुस्तान के टॉप 3 में जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स होगा, चाहे वो कोई भी गेम होगी। आई प्रॉमिस। बिल्कुल, हम भी उम्मीद यही करते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरे को स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर, उसके लिए किस तरह से काम जो है वो किया जा रहा है और ये ज़रूरत भी है? बहुत अच्छे, थोड़े दिनों में हम 225 से ज़्यादा बच्चों को उनके ऑनरेबल सीएम साहब के हाथों अपॉइंटमेंट लेटर्स देने जा रहे हैं, जो उन्होंने पिछले 10-12 सालों से मेहनत की है। उसके बाद ये प्रोसेस जब शुरू हो जाएगा, थोड़ी अमेंडमेंट की ज़रूरत है और भी बड़ी चीज़ें। अब टाइम होगा तो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। एमए स्टेडियम की आपने बात की, अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है, कुछ इंटरनेशनल 4-5 स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। जेटली जी का स्टेडियम जो एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कुलगाम के इलाके बहीबाग का दौरा किया और मंजूर अहमद वागे के खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्होंने उस खानदान को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। तारिगामी ने गम के लम्हात में समाजी यकजहती की ज़रूरत पर जोर दिया और कम्युनिटी की हिमायत की अहमियत पर को भी उजागर किया। अल्फाज नहीं है जो दुख हुआ हमें, इस पूरी आबादी को यहाँ इस गांव में, इस इलाके में हद दर्जा अफसोसनाक और शर्मनाक वारदात है। क्यों हुआ ऐसा? ये हमारी बदकिस्मती है। मैं ये कहूँगा, ये आलमिया है और कई सालों से हम देखते आए हैं। ऐसी मुसीबतों का सिलसिला अभी रुका नहीं, रुकने वाला भी शायद पता नहीं। मैं सिर्फ यही आवाम से गुजारिश कर लूँगा, हम एक साथ मिलकर सिर्फ सबक सीखने की कोशिश करें। मैं नौजवानों से भी अपील कर लूँगा कि 30 साल का 35 साल का तजुर्बा है, गोली से कोई मसला हल हुआ नहीं, कब्रिस्तान भर गए। किसकी गोली से कौन मरा, लेकिन जो भी मरा किसी का लक्ष्य जगह मरा। बच्चे यतीम हो गए, घर उजड़ गए। हासिल अफसोस के सिवा और कुछ नहीं। और इसी वजह से और फिर सबसे बड़ा मुजरिम पटन के एमएलए जावेद रियाज बेदार ने गुलिस्तान न्यूज के साथ खसूसी बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि पटन टाउन की खूबसूरती के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। इस कमेटी की सरबराही एसडीएम पटन करेगी। कमेटी का मकसद शहर की खूबसूरती और तरक्की के मंसूबों पर काम करना है। देखिए, जो टाउन के बहुत मसाइल है, खासकर जो हमारा ये बाईपास जो बन रहा है उसकी वजह से टाउन के ट्रैफिक कंजेशन है, टाउन में ब्यूटिफिकेशन का मसला है, टाउन में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उस सिलसिले में काफ़ी सियासी जो है अपने दफातर अफसरान या बाकी रिसोर्सेज जो हमारे हैं, म्यूनिसिपलिटी है, आरएंडबी है, उनके साथ बात हो गई। तो अल्टीमेटली ये फैसला हो गया कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करें और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पहले 1-2 बार मीटिंग्स हो गई। उसके बाद आज डीसी साहब ने उसमें एक बाज़ाब्ता कमेटी की तश्कील दी, जिसकी सदारत जो है हेड करेंगे एसडीएम पटन और जिसके मेंबर्स होंगे ये मुख्तलिफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के अफसर, सीनियर अफसर्स होंगे और एग्जीक्यूटिव ये है जो है म्यूनिसिपलिटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो मेंबर्स होंगे। वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपना प्रॉपरली एक प्लान बनाएंगे कि इस पटन टाउन की खूबसूरती जो इसकी शान थी उसको कैसे हम बहाल करेंगे। उसमें ये सारे महकमे हैं, एक ही इस पर काम करेंगे, एक ही टेबल पर काम करेंगे, एक सॉलिड प्रोग्राम लेकर, एक सॉलिड प्लान लेकर वो सामने आएंगे ताकि उस पर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में उस पर अमल होगा। इसका मेन मकसद जो है वो है पटन टाउन को इसकी डिकंजेशन कैसे करेंगे, कैसे इसको खूबसूरत तरीके से फिर से रिहेबिलिटेट करें। यहाँ जो है शॉपकीपर्स है, यहाँ जो पार्किंग एरियाज है, जहाँ बाकी फैसिलिटीज़ जो सिविक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो है, उसके बारे में ये स्पेसिफिक सिर्फ पटन टाउन की अपग्रेडेशन, ब्यूटिफिकेशन और इसको ठीक ठाक करना। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी डीपीएपी को एक बड़ा झटका लगा। साबिक अरकान असेंबली और वजीरों समेत 6 सीनियर रहनुमाओं ने डीपीएपी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। इस नामों में जीएम सरूरी, अमीन भट्ट,
ताज मोहिद्दीन, अशोक शर्मा, जुगल किशोर और मजीद वानी जो है वो इस्तीफा देंगे। कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा ने इस मौके पर कहा कि ये रहनुमा जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। उन रहनुमाओं का कहना है कि वो असेंबली इंतखाबात से पहले ही कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। ये फैसले तो पार्टी हाईकमान के अंतिम निर्णय के बाद होते हैं, लेकिन ये मैं जानता हूं कि चुनाव से पहले भी काफ़ी बड़े नेता मुख्तलिफ पार्टी के DPAP के भी हमारे संपर्क में थे, लेकिन उस वक्त चूँकि फैसला नहीं हुआ था इसलिए वो ज्वाइन नहीं हो सके। और अब जो है कुछ लोग संपर्क में ज़रूर हैं, उनकी संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, मुख्तलिफ पार्टियों के हैं। और केस टू केस हर इंडिविजुअल नेता के बारे में हाई कमांड से परमिशन जो है उसकी बात होगी और जिनको फैसला करेगी हाई कमांड उनको ज्वाइन कर दिया जाएगा। ये तो लगातार प्रोसेस होता है, पार्टी से लोग जाते भी हैं, आते भी हैं, दूसरी पार्टियों से भी आते हैं, कभी कभी कोई चला भी जाता है। तो कुछ लोग गए थे, उसमें से मैक्सिमम लोग तो आ चुके हैं और कुछ लोग और हैं वो भी आना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग आना चाहते हैं। तो इसलिए इसके बारे में अंतिम निर्णय अगले दिनों में हो सकता है, पार्टी हाईकमांड के साथ चर्चा होगी और फैसला हो सकता है। देखिए बात यह है कि जो भी कोई आता है ज़रूर पार्टी को मजबूती मिलती है, पार्टी अपने आप में मजबूत है, लेकिन उसके साथ और लोग जब आते हैं तो ज़रूर पार्टी को फ़ायदा होता है और मुख्तलिफ पार्टी से लोग अगले दिनों आएंगे, उससे भी आएंगे। मुझे उम्मीद है कि पार्टी मजबूत होगी। देखिए चंद दिन के लिए ज़रूर हवा बनी, लेकिन जो लोग गए थे और जाते ही उनको रियलाइज़ हो गया कि हमने गलती कर दी और इसलिए ये पार्टी तो ज़्यादा देर चली नहीं और इसलिए उस पार्टी में मुझे नहीं लगता कोई फ्यूचर है, कोई स्कोप है। तो बहुत से लोग जो है वो वापस आना चाहेंगे और बहुत से लोग पहले भी संपर्क करते थे लेकिन उस वक्त फैसला नहीं हुआ था। आज मुझे लगता है कि काफ़ी लोग संपर्क में हैं, जो अंतिम निर्णय होगा पार्टी उस पर अनाउंस करेगी। तो क्या गुलाम नबी आज़ाद भी आ रहे हैं? देखिए मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। मीडिया की रिपोर्ट्स भी तो ऐसा नहीं बताती, ये तो आप लोगों की रिपोर्ट है अभी, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ लोग हमारे संपर्क में थे और हैं और कितना आना चाहते हैं ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उसके बारे में मैं जानता नहीं। अच्छा, गुलाम नबी आज़ाद ने ये भी कहा कि जो नेता जो है वो यानी कि जा रहे हैं, एक तो मना भी कर दिया और दूसरा ये भी कहा कि वो पहले ही जो है वो इच्छा जाहिर कर चुके हैं, जिस प्रकार से आपने कहा वो ऑलरेडी जा चुके हैं और वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। एक तरफ वो मना भी कर रहे हैं। देखिए ये तो फिर उनसे पूछिए, उन्होंने कहा है, लेकिन मैंने अपनी बात आपको बता दी कि कुछ लोग संपर्क में पहले भी थे और लगातार संपर्क में ज़रूर हैं। हमारे तरफ हाईकमांड के संपर्क में हैं या नहीं है वो फैसला स्टेट की लीडरशिप और केंद्र की नेशनल लीडरशिप हमारी जब कन्वे करेगी उसके बारे में बता दिया। गुलाम नबी आज़ाद साहब अगर वापस आते हैं कांग्रेस पार्टी तो क्या वेलकम किया जाएगा? देखिए उसके बारे में मैं सक्षम नहीं हूँ कि मैं उस तरह के फैसले जो उस पर कोई टिप्पणी कर सकूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अपना रास्ता खुद ही चुना है, इसलिए मैं उसके बारे में क्या टिप्पणी करूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए समय जम्मू कश्मीर की सियासत जो है वो काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है और उथल पुथल नजर आ रही है, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के 6 से 7 बड़े लीडर जो कि रिजाइन करने वाले हैं और जल्द ही कांग्रेस पार्टी जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। तो इस समय सियासत जो है वो काफी ज्यादा गर्म होते हुए नजर आ रही है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने भद्रवाह का दौरा किया और वजीर आजम विश्वकर्मा योजना की अहम पहलू पर रोशनी डाली। इस मंसूबे का मकसद हुनरमंद वर्करों को माली इमदाद, तरबियत और मार्केट तक रसाई फराहम करके उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाना है। इस मौके पर भद्रवाह के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और भद्रवाह के इतराफ के कई शहरियों ने इस तकरीब में शिरकत की। देखिए आज पीएम विश्वकर्मा स्कीम की एक अवेयरनेस सेशन था, जिसमें हमारी माताएं बहनें, हमारे जितने आर्टिसंस हैं जो पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थी हैं वो आए थे और उनको स्कीम के बारे में अवगत कराया गया। इसमें कैसे रजिस्टर करना है, कैसे 3 टायर प्रोसेस से अप्रूवल होते हैं, कैसे ट्रेनिंग होती है, कैसे टूल किट्स मिलती हैं और कैसे ये लोन ले सकते हैं और अपना एक यूनिट सेटअप करके जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन सकते हैं, इस सब के बारे में बताया गया। 2-वे कम्युनिकेशन था, लोगों के जो इश्यूज थे उसको भी सुना गया। मुझे उम्मीद है कि जो एक विकसित भारत बनाने में जो एक अहम योगदान एक विश्वकर्मा का रहता है, उसमें आज का एक सेशन बहुत ज़रूरतमंद
मंथ सेशन था और विश्वकर्माओं को जो एक सरकार का महत्व दिया जा रहा है पीएम विश्वकर्मा स्कीम के थ्रू, उससे कैसे वो कंट्रीब्यूट करेंगे टू मेक अ डेवलप्ड कंट्री, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, उसके बारे में बातचीत की गई। जम्मू में शिव सेना ने बांग्लादेश के साबिक सदर शेख हसीना और पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर समेत गैर कानूनी तौर पर भारत में मुकीम बांग्लादेशी और रोहिंग्या अफराद को मुल्क से निकालने का मुतालबा किया। शिवसेना के सदर मुनीश सहानी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू पर हमले जारी हैं और उन अफराद को भारत से बाहर निकालना जरूरी है। शिवसेना के द्वारा इस समय प्रदर्शन किया जा रहा है और बांग्लादेश की एक्स-पीएम शेख हसीना और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को देश से बाहर निकालने के समय बात की जा रही है। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं जहां पर एक बैनर लिए शेख हसीना, सीमा हैदर समेत अवैध जो विदेशी है रोहिंग्या को देश से बाहर निकालने की बात की जा रही है। क्या कुछ वजूहात है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस प्रकार से आप मांग कर रहे हैं कि शेख हसीना और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को देश से बाहर निकाले, क्या कारण है? देखिए, इन दोनों को ही नहीं, इसके साथ जो है 2 करोड़ अवैध रूप से विदेशी यहाँ पर आकर बसे हुए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा तादाद जो है वो बांग्लादेशियों की है, रोहिंग्यों की है। इन तमाम लोगों को जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। अरे अमेरिका से ही कुछ नसीहत ले ले हमारे देश की एनडीए सरकार। अगर अमेरिका अपने देश से अवैध रूप से जो है राष्ट्र को सर्वप्रिय मानते हुए और अवैध रूप से रह रहे लोगों को बाहर निकाल सकता है, तो भारत ने इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखा हुआ है? देखिए, शेख हसीना ने कल भी जो इनका एक लाइव भाषण चल रहा था, उस दौरान भी जो है वहां पर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जो है हमले किए गए, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया है। तो हिंदुओं की सुरक्षा को जो है ताक पर रखकर शेख हसीना को यहाँ पर जो है पनाह दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको सबको मालूम है कि पिछले लगभग 2 सालों से जो है सीमा हैदर जो नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ जो है भारत के अंदर अवैध रूप से घुसपैठ करके आई थी, आज वो 5 बच्चों की मां बनने वाली है। उसके बावजूद उसको जो है देश से बाहर नहीं निकाला जा रहा। देखिए, लगातार इस समय इंडिया बांग्लादेश के अंदर भी 36 का आंकड़ा है। बीजेपी के तमाम नेता चुनावों के दौरान तो रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों पर खूब हौला मचाते हैं, मगर चुनाव खत्म होते ही इसको जो है ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। आपको बताऊं, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का जो है आज भी 856 किलोमीटर का बॉर्डर इलाका ऐसा है जहां पर अभी तक तारबंदी नहीं की गई है, यानी वो सीमा खुली हुई है। सीधा उनको न्योता दिया जा रहा है, आओ और हमारी सुरक्षा के अंदर जो है वो सेंध लगाओ। ये बातचीत करने के लिए देखिए, इस समय शिवसेना के द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि एक्स-पीएम शेख हसीना को जो है वो यानी कि देश से बाहर निकाला जाए और साथ ही साथ सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई है, जो अब बस चुकी है, शादी कर चुकी है, और अब उन्हें भी मांग की जा रही है कि सीमा हैदर और बांग्लादेश की एक्स-पीएम शेख हसीना। श्रीनगर के सन्नत नगर के बिलाल अहमद जो एक इंजीनियर और माहिर राजी है, उन्होंने दुनिया की पहली सोलर सिस्टम गाड़ी तैयार की है। बिलाल अहमद ने इस गाड़ी को ऐसे डिजाइन किया है कि ये मुकम्मल तौर पर सूरज की तवानाई से चल सकेगी, जिसने न सिर्फ माहौल की हिफाजती होगी बल्कि ईंधन की भी बचत होगी। इसी मौके पर गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदे इरफान फासिल से उन्होंने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, आपको सुनाएंगे। गाड़ियां तो हमने बहुत सारी चलाई होगी और गाड़ियां देखी भी होगी, और इन बिटवीन अगर बात करें तो गाड़ियों के साथ तो आजकल जी हाँ पूरा वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। एक नई नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ नई कार्स आ रही है। अब गाड़ी जो है वो पेट्रोल डीजल पर तो चलती है। क्या आपने सुना है कि गाड़ी सूरज की किरणों से चलती है? और ऐसा ही कुछ खूबसूरत वाक़ा वादी कश्मीर में देखने को मिला, और हम यकीन के साथ कह सकते हैं एक बड़ी 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 कामयाबी, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। और वो शख्स जिसने उस गाड़ी को बनाया है, आज मैं आपके सामने उसे लेकर आया हूं। बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुलिस्तान न्यूज। आप ठीक है? अच्छी तरह से? बिल्कुल ठीक। ये वो शख्स है जो बाय प्रोफेशन इंजीनियर है, बाय मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट है, मगर साथ ही साथ सोलर कार बनाई है। और सोलर कार जो कि अब सड़कों पर दौड़ेगी, जिसका एक जबरदस्त शो होने जा रहा है 10 तारीख को। आपको बताते चले, वादी कश्मीर में 10 तारीख को इनकी गाड़ी, सोलर गाड़ी जो है वो सड़कों पर दौड़ेगी। चलिए इनसे बात करते हैं। बिलाल भाई, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, ख्याल कैसे आया इस गाड़ी का? क्योंकि जब पेट्रोल के दाम महंगे हैं, डीजल के दाम महंगे हैं, तो ख्याल कैसे आया? एक्चुअली ये ख्याल जब मैंने एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा था कि आगे फ्यूचर में पेट्रोल क्राइसिस हो जाएगा, तो मैंने स्टार्ट किया हाइड्रोजन गैस पर। तो फिर उस वक्त उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे कि
मतलब इसमें बहुत सारे मतलब टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं जो हाइड्रोजन गैस है वो सोलर पर बनाऊंगा, जनरेट करूंगा। तो इसी में मुझे दिमाग में आएगा क्यों ना मैं पहले सोलर कार ही बनाऊं, क्योंकि मैंने पहले ईवी कार बनाई, उसी में फिर मैंने सोलर यूज किया। तो बहुत सारे साल गुजरे, अप डाउन हो गए इसमें, मतलब टेक्नोलॉजी तो बहुत फास्ट जा रहा है। इसमें मैंने रिसर्च किया कि क्या ये जो सोलर है ये इतने, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है, जो सोलर पावर है, ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये कैसे ज्यादा एफिशिएंट बने, हम कैसे मोर एंड मोर पावर जनरेट करें, क्या कि जो BMS सिस्टम है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसको चार्ज करे। तो ये साल लगभग 10-12 साल लग गए। 10-12 साल लग गए गाड़ी को प्लान करते करते, और 10-12 साल के बाद आखिरकार वो गाड़ी तैयार हो गई है, जिसके आप विजुअल्स भी देख रहे होंगे, आप फोटोग्राफ भी देख रहे होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, कभी ऐसा प्लान किया था लाइफ में कि मैं एक गाड़ी जरूर बनाऊंगा जो सोलर सिस्टम पे चलेगी, जो सोलर पे चलेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के दाम खासतौर पे पेट्रोल और डीजल को लेकर तो महंगे हो ही रहे हैं। तो कितनी कंपनी से ऑफर आ रही हैं आप? एक्चुअली आपने पहले बोला कि मुझे ऐसा लगा कि जो सोलर कार पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे मतलब जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने बहुत सारे जो पब्लिश्ड पेपर्स है उनको देखा, तो उसमें भी मैंने सोचा कि ये पॉसिबल है। और हमेशा याद रखे, जब कोई इंसान कोई चीज स्टार्ट करता है तो ये नहीं देखता है कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊं या नहीं, क्योंकि हमारी और मेहनत करनी है तो सक्सेस देने वाला ऊपर वाला है। तो मैंने बहुत सारे मेरे इसमें प्रॉब्लम्स भी हो गए। सम टाइम मैंने ये सोचा कि ये छोड़ूं मैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। बट ऐसा है कि सुबह को जब मैं उठा फिर से स्टार्ट काम किया। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अब ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के 5 अराकीन असेंबली नामजद करने के इख्तियारात के खिलाफ दायर PIL की हतमी समाअत 20 मार्च तक मुलतवी कर दी। अदालत ने दोनों फ़िरक़ीन को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत दी। दरख्वास्त में कहा गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को वज़रा के मशवरे के बगैर नामजदगियाँ नहीं करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उपराज्यपाल के द्वारा जो है वो 5 MLA को नॉमिनेट करने की चुनौती कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है वो दी गई है, और कल इसकी सुनवाई देखने को मिली। इस सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ जो है वो सुनवाई में देखने को मिला है, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा जिस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, कल इसको लेकर सुनवाई हुई है, सुनवाई में क्या कुछ रहा? देखिए, ये जो कानून है कि जिसमें 5 लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी मर्जी से मनोनीत कर सकते हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में, और उनको तमाम ताकत होगी, पावर होगी, वोटिंग राइट होगा, और ये सरकार बनने से पहले भी मनोनीत हो सकते थे। ऐसा कानून बनाया गया है जम्मू कश्मीर के लिए, जिसके लिए मैंने पार्टी से मशवरा करके मैंने चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में, और जब सरकार बन गई तो फिर अर्जेंसी नहीं रही, उन्होंने हमें इजाज़त दी। हमने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की है कि ये कानून गलत है और ये चुनी हुई सरकार को किसी वक्त भी गिराने के लिए ताकत रखता है और बेसिक स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कल उसकी हियरिंग थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। 4 हफ्ते का जवाब दिया गया था। पहले 21 अक्टूबर को लगा था केस, फिर 5 दिसंबर को उनको मौका दिया गया था और कहा गया था, लेकिन कल तक जवाब नहीं आया था। इसलिए कोर्ट ने अब 20 मार्च को फाइनल हियरिंग रखी है। तो चलिए, सुर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।